गर चरागों की हिफाजत उनके जिम्मे ही रही। रोशनी मर जाएगी, बाकी धुआं रह जाएगा। नमस्कार, मैं जनवक्ता शिवम गौतम। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि अभी जो लाल किले पर एक कार के अंदर बम ब्लास्ट हुआ है और उससे पहले एक ऐसी ही लगभग कोशिश को गुजरात में पकड़ा गया था। इन दोनों ही जो मॉड्यूल पकड़े गए हैं उनके तार जम्मू कश्मीर से जुड़ते हैं। ये सब क्यों हो रहा है, क्यों इतना बढ़ गया है, उसके पीछे जो है वो भारत का सुप्रीम कोर्ट है। अब बहुत से लोग कहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट का इससे क्या लेना देना है। देखिए, कहीं भी जब कानून होता है तो कानून के दो मतलब होते हैं। एक तो अपराधियों को सजा देना जो उसका उल्लंघन करते हैं, दूसरा मतलब होता है अपराधियों के मन में उस कानून के प्रति भय उत्पन्न करना। हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है वो अपराधियों के मन से भय को निकाल भी रहा है और सजा देने की बजाय उनको राहत भी दे रहा है। जिस दिन ये ब्लास्ट हुआ था उसके अगले दिन सुप्रीम कोर्ट में यूएपीए के तहत एक जमानत की सुनवाई हो रही थी। सीनियर एडवोकेट ने कहा कि आज की सुबह इस जमानत अर्जी के लिए उपयुक्त तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैं जमानत की अर्जी दे रहा हूं। तो इस पर जस्टिस संदीप मेहता ने यह कहा कि हाँ, ये सुबह जमानत के लिए तो उपयुक्त नहीं है, लेकिन संदेश देने के लिए ये बहुत अच्छी सुबह है। उनके कहने का मतलब ये था कि हम यूएपीए के इस मामले में जमानत नहीं देंगे क्योंकि लाल किले पर ब्लास्ट हुआ है। अब आप सोचिए, अगर लाल किले का ब्लास्ट न हुआ होता तो उस यूएपीए के मामले में उस आतंकवादी को जमानत दे दी गई होती। मामला क्या था कि उस व्यक्ति ने आईएसआईएस की तर्ज पर एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया था और उसके माध्यम से वो लोगों को जिहाद के प्रति प्रवृत्त करने की कोशिश कर रहा था। वकील का तर्क ये था कि इस व्यक्ति ने केवल इसकी योजना बनाई है और उस योजना के तहत कोई भी क्राइम नहीं हुआ है, इसलिए इसको यूएपीए के तहत जमानत मिल जानी चाहिए। अब इस खेल को आप समझिए कि जो कुछ गुजरात में हुआ या फिर जो अल फलाह नाम की यूनिवर्सिटी जो फरीदाबाद के मेवात इलाके में चल रही थी, उसके डॉक्टरों ने किया, उनमें से एक डॉक्टर ने लाल किले पर किया। जम्मू कश्मीर में ये लगातार हो रहा है और इसको पकड़ा भी जम्मू कश्मीर पुलिस की सतर्कता की वजह से ही गया। लेकिन इन लोगों को बढ़ावा इसीलिए मिल रहा है कि हमारे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जो वकील हैं जो मोटी फीस लेते हैं और उस फीस में एक हिस्सा जमीयते उलेमाए हिंद की तरफ से आता है, जो कि हलाल सर्टिफिकेट बांटने के नाम पर 25 से 30 हजार करोड़ रुपए सालाना कमा रहा है। उस पर कोई रोक नहीं है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को उसमें कुछ भी गलत नजर नहीं आ रहा है। अब आप सोचिए कि जो व्यक्ति देश के खिलाफ साजिश रच रहा है, साजिश के लिए ग्रुप बना रहा है, उसको भी अपराध नहीं माना जा रहा क्योंकि अभी वो अपराध हुआ ही नहीं है। यानी मस्तिष्क में कोई व्यक्ति इस देश को तोड़ने की योजना बनाता है, उसके लिए कोई लेक्चर दे देता है, कोई बात रख देता है, उसको भी हमारे कोर्ट अपराध नहीं मानते हैं, जबकि कानून ऐसा मानता है। अब बहुत से लोग हैं, एक हमारे मित्र हैं अश्विनी उपाध्याय, वो कहते हैं ये कानून बना दो, वो कानून बना दो, और वो तो यहां तक कहते हैं मुझे कानून मंत्री बना दो, मैं सब कुछ बदल दूंगा। शायद वो इस तंत्र को नहीं समझ पा रहे हैं। आप कितना भी सख्त कानून बना दीजिए, कानून बनाते समय आप हर एंगल को सोच नहीं सकते, और सोच भी सकते हैं तो उसको लिख नहीं सकते। यानी कुछ न कुछ उसमें छूट जाएगा और जो छूटेगा वो जजों के लिए इंटरप्रिटेशन की बात रह जाएगी। अब वकील और जज मिलकर उसके इंटरप्रिटेशन को किस तरीके से घुमाएंगे वो इस मामले से समझा जा सकता है। अब अगर सुप्रीम कोर्ट का ये दबाव या सुप्रीम कोर्ट की ये नीति न रही होती
तो शायद लाल किले पर ब्लास्ट नहीं हो पाता। उसका कारण मैं आपको बता रहा हूं कि जब जम्मू कश्मीर से यह मामला पता चल गया था कि अल फलाह नाम की यूनिवर्सिटी में रहने वाले जो डॉक्टर्स हैं, जो पढ़ाने वाले डॉक्टर्स हैं, वो एक साजिश कर रहे हैं। उनमें से 4-5 लोगों को पकड़ लिया गया था। ये जो व्यक्ति था उमर नबी नाम का, ये बच गया था, पुलिस इसकी तलाश कर रही थी। इन लोगों ने क्या किया था कि मेवात के इलाके से अमोनियम नाइट्रेट वाला एक खाद, 29 क्विंटल खाद, आप समझ लीजिए करीब करीब 3000 किलो खाद खरीदी थी। विपक्षी पार्टियां तो ये भी कहेंगी कि 3000 किलो खाद खरीदा गया, पुलिस क्या कर रही थी? अरे भाई, किसान अगर खाद खरीद रहा है, ट्रैक्टर में लेके कहीं जा रहा है, उसको पुलिस कैसे रोक सकती है? फिर उसने एक कॉलोनी में जाकर एक कमरा लिया, उसमें उस खाद को रख दिया। उसी खाद से इन्होंने ये बम या ब्लास्ट करने का ये सामान बनाया था। अब आप सोचिए कि इन्हें ब्लास्ट करने के लिए न तो आरडीएक्स की जरूरत है, न आईईडी की जरूरत है। ये जो सामान्य चीजें हैं, जो आसानी से उपलब्ध है, उनसे बम बनाने की कोशिशें कर रहे हैं और नए नए तरीके इजाद कर रहे हैं। इन चीजों पर कोई रोक नहीं है। विपक्ष तो यह कहता है कि चुनाव की वजह से ब्लास्ट हुआ, लेकिन असलियत में ये जो टाइमिंग है अब ब्लास्ट करने की, वो चुनावों के आसपास रखी जाती है, जिससे अगर ब्लास्ट होगा और सरकार उस पर कार्रवाई करने की कोशिश करेगी तो विपक्ष उस पर ही सवाल उठा देगा कि चूंकि चुनाव होने वाले हैं, इसलिए ये प्रायोजित तरीके से उपद्रव फैलाने की कोशिश सरकार के द्वारा की जा रही है। अगर सुप्रीम कोर्ट से इन आतंकवादियों को, साजिशकर्ताओं को नहीं छोड़ा जा रहा होता, तो जम्मू कश्मीर के इनपुट के आधार पर जो पुलिस थी या एनआईए जैसी संस्थाएं थी, वो अल फलाह यूनिवर्सिटी में बड़े तौर पर छापे मार सकती थी। और उस स्थिति में ये जो उमर नबी नाम का व्यक्ति था, जिसने कि लाल किले के सामने जाकर एक गाड़ी में ब्लास्ट किया, फिजाइन हमला किया, वो शायद वहां तक नहीं पहुंच पाता, वो पहले ही गिरफ्तार हो गया होता। ये तो ब्लास्ट वाला खेल है। अब एक दूसरा खेल समझिए कि ये जो जिहादी माइंडेड लोग हैं, जो ज्यादा पढ़े लिखे, डॉक्टर भी हो सकते हैं, इंजीनियर भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हो सकते हैं, लेक्चरर हो सकते हैं, जैसा कि अभी एक जो ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे एक अशोका यूनिवर्सिटी का मामला आया था कि उस व्यक्ति ने पोस्ट लिखी और कोर्ट ने कह दिया कि ये तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। कोर्ट की नजर में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाना, हिंदुस्तान मुर्दाबाद कहना, देश के प्रधानमंत्री पर सवाल उठाना, देश की सेना की आलोचना करना, पाकिस्तानी सेना की तारीफ करना, ये सब अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के दायरे में आता है। अब आप बताइए कि क्या क्या कानून आप बना देंगे? आप जो भी कानून बनाएंगे, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, व्यक्तिगत गरिमा, इन सब के नाम पर, मौलिक अधिकारों के नाम पर, जो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में कॉलिजियम से आए हुए ये जो जज बैठे हैं, उन लोगों को राहत दे देंगे। और राहत मिलने के बाद वो लोग क्या करेंगे, वो आप कन्हैया लाल जैसे या केजरीवाल या राहुल गांधी जैसे लोगों के उदाहरण से समझ सकते हैं। कन्हैया कुमार ने भी भारत तेरे टुकड़े होंगे के नारे लगाए थे जेएनयू में, बाद में उसको जमानत दे दी गई। और जो विपक्षी पार्टियां थी, उन्होंने जमानत को उसकी रिहाई बताना शुरू कर दिया, जबकि जमानत का मतलब ये होता है कि वो व्यक्ति आरोप मुक्त नहीं हुआ है, बल्कि उसको जेल में नहीं रखा जाएगा, इसकी सहूलियत दी गई है। लेकिन इसी सब का ये लोग फायदा उठा रहे हैं। अब जो गुजरात में पकड़ा गया वो और भी ज्यादा खतरनाक है। एक डॉक्टर वहां पकड़ा जाता है, उसका नाम होता है मोहिउद्दीन खान। ये जो डॉक्टर था, इसके पास एक देसी तरीके से बनाया हुआ बहुत ही खतरनाक जहर पकड़ा जाता है, जिसे रेसिन का नाम बताया जा रहा है। ये इतना खतरनाक है कि उसकी चावल के बराबर की मात्रा भी किसी व्यक्ति को 2-3 घंटे में मारने के लिए काफी है।
ये सांस के द्वारा भी अंदर जा सकता है, खाने पीने की चीजों में भी मिलाया जा सकता है, और जैसा कि जिस डॉक्टर के पास ये पकड़ा गया है वो डॉक्टर इंजेक्शन के तौर पर भी या जो ड्रिप चढ़ती है उसके माध्यम से भी इसे किसी व्यक्ति के शरीर में पहुंचा सकता है। इसके तार भी पाकिस्तान से जिहादी आतंकवाद से जुड़े हुए हैं। अब सोचिए कि जो रेसिन वाला जो प्रोडक्ट था वो अगर अल-फलाह यूनिवर्सिटी के डॉक्टरों के पास पहुंच जाता और वो लोग उसको हॉस्पिटल में आने वाले जो लोग थे उनके ऊपर इस्तेमाल करने लगे तो फिर कितने बड़े तादाद में मौतें होंगी, लेकिन पता किसी को नहीं चलेगा कि ये मौतें हो कैसे रही हैं। यानी इन आतंकवादियों का जिहादी जो एक कंसेप्ट है वो तो पूरा होगा, लेकिन कोई भी कोर्ट इनको सजा नहीं देगी, क्योंकि आप कैसे साबित करेंगे कि ये रेसिन जहर से मारा गया है। वहां पे तो मेडिकल लापरवाही की बात आएगी। यानी ये जो जिहादी हैं वो नए नए तरीके ढूंढ रहे हैं, और ये जो रेसिन जहर है वो आप समझ लीजिए कि आपके पड़ोस में पाए जाने वाले पेड़ पौधों से ही बनाया जा रहा है। इसके लिए उन्हें पाकिस्तान नहीं जाना है, चाइना नहीं जाना है, ईरान तुरान या फिर टर्की नहीं जाना है, वो वहीं से जहर बनाएंगे और उसको एक सिरिंज के माध्यम से या ड्रिप के माध्यम से व्यक्ति को दे सकते हैं। व्यक्ति की मौत हो जाएगी, कितने बड़े स्तर पर मौतें हो सकती हैं, लेकिन आप उनका कुछ बिगाड़ नहीं सकते, क्योंकि इसके लिए कानून नहीं है। कानून है भी तो उसमें फिर ये तमाम झोल निकालने के लिए हमारे वकील बैठे हैं, जिन्हें सिर्फ पैसे से प्यार है, उन्हें देश समाज से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि वो अपने आप को ग्लोबल सिटीजन समझते हैं। ये जो भारत में जितने लिबरल लेफ्टिस्ट कांग्रेसी हैं ये खुद को भारतीय नागरिक समझते ही नहीं है। चाहे आप राहुल गांधी को, प्रियंका वाड्रा को, रॉबर्ट वाड्रा को, केजरीवाल को, मनीष को, संजय सिंह को, लालू जैसे लोगों को ले लीजिए, ये अपने आप को ग्लोबल सिटीजन समझते हैं। इसका मतलब ये है कि राष्ट्र और समाज की सुरक्षा से, एकता अखंडता से इनका कोई लेना देना नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करेंगे, व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात करेंगे, संविधान की बात करेंगे, लेकिन संविधान में जो लिखा हुआ है उसको नहीं मानेंगे। और इनके बचाव में खड़े होंगे सिब्बल सिंघवी, सिद्धार्थ दवे टाइप के वकील, जो हर नियम कानून को तोड़ने में महारत हासिल रखते हैं। अब दूसरी तरफ सरकार की तरफ से वकील आएंगे, लेकिन यहां हमारे देश में एक और बड़ा झोल चल रहा है कि एक व्यक्ति कितने वकीलों की सेवाएं ले सकता है, कितने वकीलों से अपनी पैरवी करा सकता है, इसका कोई नियम कानून नहीं है। यानी अगर आपके पास पैसा है तो कोर्ट में आपके बचाव के लिए 1 दर्जन वकील खड़े हो सकते हैं। अभी पिछला निठारी कांड का उदाहरण सामने आया है। दर्जनों बच्चों की हत्याएं हो गई। जो हत्यारे थे उन पर आरोप यह भी था कि उन्होंने उन बच्चों के शरीर के मांस तक खाए थे पकाकर, उनके शरीर के अंगों की तस्करी की थी, लेकिन कोर्ट ने उन दोनों आरोपियों को यह कहकर बरी कर दिया कि जो सीबीआई है वो उनके खिलाफ संदेह से परे सबूत नहीं दे पाई है। अब आप सोचिए कि जो अपराधी वो इतना इंटेलिजेंट है, वकीलों से वो सलाह ले रहा है। अब तो वकीलों को भी जांच के दायरे से अलग कर दिया गया है। यानी अगर कोई अपराधी वकील को अपनी बात बताकर सलाह ले लेता है तो पुलिस उससे पूछताछ नहीं कर सकती। वो अलग मैटर है, उस पर कभी लंबा वीडियो बनाएंगे। तो इतने समझदार लोग जब अपराध करेंगे तो क्या वो सबूतों को पीछे छोड़ेंगे? यानी उनको जो जो लगेगा कि जो जो सबूत हो सकते हैं उनको वो मिटा देंगे, उनको वो खत्म कर देंगे। तो फिर उनके अपराध को आप बियॉन्ड एनी डाउट कैसे प्रूफ कर पाएंगे? अब आप सोचिए कि जो बच्चे निठारी में मारे गए थे, जिनको अपहरण कर लिया गया, क्या उनके माँ बाप को पता था कि हमारे बच्चे के साथ ये हो सकता है? यानी क्या जो पीड़ित है वो अपने साथ हर समय वीडियो रिकॉर्डिंग की डिवाइस, वॉइस रिकॉर्डिंग की डिवाइस और फिर इंटरनेट के माध्यम से अपने घर वालों को लेकर चले? इतनी सुरक्षा में तभी वो बच सकता है, या फिर उसके अपराधियों को सजा हो सकती है।
राज्य का या कानून का जो सबसे बड़ा कर्तव्य है वो एक सूक्त में समझा जा सकता है कि दुर्जनस्य दंडम सुजनस्य पूजा, ये न्याय है। अपराधियों को दंडित करना और अच्छे लोगों को जो आरोपों से बचाना, यही न्यायपालिका का कर्तव्य होता है। लेकिन हमारे यहाँ उल्टा हो रहा है। देश की जेलों में जो लोग पड़े हुए हैं उनमें से 2/3 से ज्यादा वो हैं जो गरीबी के कारण वहां पर है। अगर उनके पास पैसे होते तो शायद उन्हें जमानत मिल गई होती। और दूसरी तरफ हमारे देश में 5.5 करोड़ केस पेंडिंग होने के बावजूद ज्यादातर जो अपराधी हैं, जो रसूखदार हैं, जिन्होंने अपराध किया भी है लेकिन कोर्ट ने उसको अपराध नहीं माना है, वो सब जमानत पर घूम रहे हैं। ये हजारों करोड़ रुपए का कारोबार है। आप सोचिए कि बॉम्बे ब्लास्ट में 12 लोगों को सजा हुई, उनमें से एक मर भी गया, लेकिन हाई कोर्ट ने यह कहते हुए उन सबको बरी कर दिया कि जो प्रोसिक्यूशन है वो इनके अपराध को संदेह से परे साबित नहीं कर पाया है। ये एक इतना बड़ा झोल है जो जब क्लासेस होती है लॉ की, लॉ जब पढ़ाया जाता है तो वहां यही सिखाया जाता है कि ट्राई टू कन्विंस द जज, इफ यू कैन नॉट देन ट्राई टू कंफ्यूज द जज। अगर आपने जज को कन्विंस कर लिया तब भी फैसला आपके पक्ष में आएगा, और अगर आपने जज को कंफ्यूज कर दिया, उसके मन में संदेह पैदा कर दिया, तब भी फैसला आपके पक्ष में आएगा। तो ये जो वकील होते हैं, जिन्हें बड़े वकील, तेज तर्रार वकील कहा जाता है, उनकी महारत इसी कला में होती है। पहले वो कन्विंस करने की कोशिश करते हैं, और जब कन्विंस नहीं कर पाते, जब उन्हें लगता है कि कन्विंस करना मुश्किल है, तो फिर वो कंफ्यूज करना शुरू करते हैं। और किसी भी व्यक्ति को कंफ्यूज करना बहुत आसान होता है। साइकोलॉजी का एक रूल है कि मनुष्य एक तार्किक प्राणी है। ये पहले शक करता है, डाउट करता है, और उसके बाद विश्वास करता है। लेकिन अच्छे विश्वास को भी अगर उसके मन में शक पैदा कर दिया जाए तो फिर उसको तोड़ा जा सकता है। आप सोचिए, भगवान राम और सीता का वर्णन वाला प्रसंग देख लीजिए कि एक मामूली सा व्यक्ति जाकर ये कहता है कि माता सीता लंका से वापस आई है, इनकी क्या परीक्षा हुई है, जबकि भगवान राम ने अग्नि परीक्षा ली थी। लेकिन उस डाउट को जनता की नजर में न फैले, इसलिए भगवान राम को माता सीता को वनवास देना पड़ा था। यानी लोगों के दिमाग में शक पैदा करना कितना आसान है, ये हमारे वकील भी जानते हैं, हमारे जज भी जानते हैं। दुनिया के किसी भी देश में राष्ट्रीय सुरक्षा से ऊपर, राष्ट्रीय संप्रभुता से ऊपर, राष्ट्र और समाज के हित से ऊपर किसी भी व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वतंत्रता को या उसकी गरिमा को नहीं रखा जाता है। ये केवल हमारे देश में होता है, क्योंकि हमारे देश में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जज बनकर जो लोग बैठ जाते हैं, जो मूलतः वकील ही होते हैं, जिनका पूरी जिंदगी यही तिकड़म चलाने में चली जाती है, वो लोग अपने आप को ग्लोबल सिटीजन मानने लगते हैं। ग्लोबल सिटीजन का मतलब ये होता है कि राष्ट्र और समाज जैसी कोई चीज नहीं होती। व्यक्तिगत हित, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, व्यक्तिगत गरिमा ही सब कुछ है। यानी व्यक्तिवाद जो है वो राष्ट्रवाद पे हावी हो जाता है, वो समष्टिवाद पे हावी हो जाता है, वो समाजवाद पे हावी हो जाता है, और उसके परिणाम लाल किले के ब्लास्ट के रूप में देखने को मिलते हैं। अगर हमारे देश की सुप्रीम कोर्ट आतंकवादियों के प्रति, अपराधियों के प्रति इस तरीके से नरमी न बरत रही होती, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने में अपना योगदान दे रही होती, अब सोचिए कि सीबीआई अगर किसी मामले की जांच कर रही है, कैसे वो लोग कड़ियों को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, कितने लोगों से, एक एक केस में हजार हजार गवाह होते हैं, उन लोगों से मिला जाता है, चीजों को जोड़ा जाता है, 3-3, 4-4, 5-5 साल की मेहनत लगती है, और कोर्ट में बैठे हुए 1 या 2, 3, 4 और कभी कभी 5 जजों की बेंच कुछ वकीलों द्वारा पेश किए गए कुतर्कों के आधार पर जघन्य से जघन्य अपराधियों को छोड़ देती है।
आप सोचिए, एक आतंकवादी के लिए रात के 2 बजे सुप्रीम कोर्ट खुल जाती है और वजह वहां यही बताई जाती है कि जो फांसी होने जा रही है इस व्यक्ति को, अफजल गुरु को, ये जुडिशियल किलिंग है। और भारत के उस समय के जो सीजेआई थे वो सोचते हैं नहीं नहीं, ऐसा अपराध तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि उनका एक सिद्धांत है कि चाहे 100 अपराधी छोड़ दिए जाएं लेकिन किसी बेगुनाह को सजा नहीं होनी चाहिए। और पिछले 77-78 सालों से सुप्रीम कोर्ट या जुडिशरी यही करती आ रही है। गुनहगार को सजा देने में उनका विश्वास नहीं है, लेकिन गुनहगार को बेगुनाह मानकर राहत देने में, उसको छोड़ देने में, उसको छूट देने में उनका विश्वास है। निठारी कांड में देखिए, 3 कोर्ट ने, सेशन कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने और सुप्रीम कोर्ट ने भी उस व्यक्ति की सजा को बरकरार रखा था। लेकिन बाद में, फिर कुछ समय बाद जब उसने अपील की तो सुप्रीम कोर्ट ने पहले उसके मालिक को छोड़ दिया, बाद में उस नौकर को भी छोड़ दिया, और उस नौकर के बचाव में जो वकील थे उनकी फीस इतनी है कि वो नौकर पूरी जिंदगी में उसने जितना कमाया होगा उससे आप 10 से गुणा कर दीजिए, तो फिर फीस किसने दी? कौन है जो ऐसे लोगों की फीस भरता है, जो राष्ट्र विरोधी काम करते हैं, जो समाज विरोधी काम करते हैं, जो इस राष्ट्र को तोड़ने के काम करते हैं, जो राष्ट्र के विरोध विद्रोह करने की बात करते हैं। अभी सुप्रीम कोर्ट में एक और मामला चल रहा है। एक शर्जील इमाम नाम का आतंकवाद समर्थक व्यक्ति है जिसने ये कहा था सीएए के प्रोटेस्ट के दौरान कि ये जो नॉर्थ ईस्ट को भारत से जोड़ने वाला जो चिकन नेक का एक गलियारा कहा जाता है, इसको अगर काट दिया जाए तो भारत का संबंध नॉर्थ ईस्ट से कट जाएगा और हम आराम से वहां पर कब्जा कर लेंगे, सरकार पर दबाव बना लेंगे। इस पर भी ये दलीलें दी जा रही हैं कि उसने ऐसा भावावेश में कर दिया। यानी कोई व्यक्ति देश के खिलाफ सीधे तौर पर विद्रोह करने की, देश को नुकसान पहुंचाने की बात कर रहा है, लेकिन हमारे कोर्ट में बैठे हुए जज साहिबान ये मानने के लिए राजी नहीं है कि ये गलत है। इस स्तर पर सुप्रीम कोर्ट का संरक्षण मिला हुआ है आतंकवादियों को, जिहादियों को, देशद्रोहियों को, भ्रष्टाचारियों को, बेईमानों को, इस देश को खत्म करने की साजिश करने वालों को। फिर सवाल यह है कि सरकार क्या कर रही है? सरकार अगर कुछ चाहे भी तो जुडिशरी के खिलाफ कुछ नहीं कर सकती। आज की जो संसद में उनका बहुमत का आंकड़ा है वो कम है। सरकार बैसाखियों पर टिकी है और वो कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। पिछले 2 जो शासन थे मोदी के, उसमें उनके पास बहुत बड़ी पावर थी, लेकिन उनके कुछ सलाहकारों ने उन्हें यह कहा कि जुडिशरी से अभी टकराने की जरूरत नहीं है, अगली बार कर लेंगे। यानी कि वो दोनों कार्यकाल में उन्होंने चीजों को टाला और अब स्थिति ऐसी हो गई है कि वो चाहते हुए भी कुछ कर नहीं सकते। एक दूसरा नियम और है, हमारे संविधान की व्याख्या के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने बना लिया है कि कोर्ट के फैसले को सरकार केवल संसद में कानून पारित करके ही पलट सकती है और उस कानून की भी समीक्षा का अधिकार सुप्रीम कोर्ट के पास है। यानी सुप्रीम कोर्ट के जज, 1 या 2 जज या 4 या 5 जज, कोई भी फैसला ले लें, उसको सरकार पहले संसद में प्रस्ताव रखेगी, उसको पास कराएगी और उसके बाद भी यह निश्चित नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट उसको स्वीकार कर लेगा। जबकि भारत के संविधान में कानून बनाने की जो जिम्मेदारी है वो भारतीय संसद को है, अप्रत्यक्ष रूप से भारतीय जनता को है। लेकिन ये जो जुडिशरी में कांग्रेस का एक कॉलेजियम तंत्र घुसा हुआ है, ये उसको झुठलाता रहा है। पिछले 35 सालों में इन्होंने यही किया है। बहुत से लोग तर्क देते हैं कि इंदिरा गांधी की तरह से मोदी क्यों नहीं इन सबको हटा देते। इंदिरा गांधी के पास एब्सोल्यूट पावर थी, उसकी बहुमत बहुत था। हाँ, मोदी अगर 2019 से 24 के कार्यकाल में ये चाहते तो कर सकते थे, 14 से 19 के कार्यकाल में ये चाहते तो कर सकते थे, लेकिन अब तो अगर वो चाहें भी
तो कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ तर्क कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट में अटॉर्नी जनरल या सॉलिसिटर जनरल के द्वारा सवाल उठा सकते हैं और उन सवालों पर कैसी प्रतिक्रियाएं आती हैं वो भी हम आपको बताते रहते हैं। इस सब का एक ही उपाय है कि इस देश की जनता को जागना पड़ेगा, क्योंकि इस देश का मालिक न तो सुप्रीम कोर्ट है, न देश की संसद है, न प्रधानमंत्री है, न राष्ट्रपति है। इस देश की मालिक है इस देश की 150 करोड़ के करीब जनसंख्या। और उसका अगर 1% भी इस सब के खिलाफ एकजुट होकर विरोध करना शुरू कर दे, आप निश्चित मानिए कि ये जो जज हैं ये कुछ नहीं कर पाएंगे। इन्हें जनता की बात माननी पड़ेगी। हमें अपने इतने विशाल देश में से एक छोटा सा इजराइल ढूंढना पड़ेगा। इजराइल ढूंढने का मतलब यह है कि इजराइल के जो लोग हैं उनकी क्षेत्र भी कम है, पॉपुलेशन भी 1-1.5 करोड़ के आसपास है, बाकी के दुनिया के दूसरे देशों में रहते हैं, लेकिन जब भी कभी उनके राष्ट्र पर संकट आता है तो वो सारी नौकरियां छोड़कर, सारा धन वैभव छोड़कर अपने देश की रक्षा के लिए उतर पड़ते हैं सैनिक के तौर पर। क्या हमारे 150 करोड़ के देश में 1.5 करोड़ लोग हम नहीं ढूंढ सकते जो राष्ट्र के लिए सब कुछ करने को तैयार हो जाए? अगर हम ऐसा नहीं कर सकते तो फिर हम ये सब सहने के लिए मजबूर ही रहेंगे। ये अकेले हमारी बात नहीं है। अभी पिछले दिनों हरीश साल्वे भी यही बात कहते हुए नजर आ रहे थे। उन्होंने कहा कि 150 करोड़ लोगों के देश में अगर 2-4-5 करोड़ लोग इस व्यवस्था का खुलकर विरोध करने की हिम्मत नहीं रखते हैं तो फिर ऐसे देश के ऊपर ऐसी ही व्यवस्था चलती रहेगी। क्योंकि बच्चा जब तक दूध की मांग नहीं करता तब तक मां भी उसको दूध नहीं पिलाती है। जब तक आप अपनी इच्छा का अभिव्यक्ति नहीं करेंगे तब तक ये जो जज हैं या फिर उनके जो वकीलों का पूरा ये 1000, 2000, 5000 लोग होंगे, क्योंकि 850 जज हैं और उतने ही आप वकील मान लीजिए, उसके 2 गुने 3 गुने 4 गुने मान लीजिए, मैक्सिमम 10,000 लोग होंगे। लेकिन भारत की जनसंख्या का 1% यानी अगर 1.5 करोड़ लोग भी एकजुट होकर इस समस्या के खिलाफ खड़े हो जाएं, आप निश्चित मानिए 1 महीने के अंदर ये सब सुधरते हुए नजर आएंगे। आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है, अपनी राय दीजिए। हमारे से जुड़े रहिए। जय हिंद, जय भारत।